हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांश गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल। आज का हमारा सवाल है कि व्हाट आर वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इतना कॉमन हो चुका है आज के पूरे वर्ल्ड में आज बच्चा बच्चा इस सवाल को जानना चाहता है कि भाई वायरसेस होते क्या हैं, क्योंकि इन वायरसेस ने हमारी लाइफ को इस तरीके से, इतनी बुरी तरीके से पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट कर दिया है कि हर कोई जानना चाहता है कि वायरसेस क्या हैं। तो बस इसी सवाल का जवाब देने आज हम आपके बीच में आए हैं। अगर आप लोगों ने NCERT की वो लाइन पढ़ी हो जिसमें वो कहती है कि ऑल ऑफ अस who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects can viruses have on us। हमें ऐसा लगता है कि NCERT को अब इस लाइन को चेंज करना पड़ेगा हमेशा के लिए, क्योंकि अब वायरसेस के इफ़ेक्ट्स कॉमन कोल्ड और फ्लू ही तक नहीं रह गए हैं। वायरसेस के इफ़ेक्ट्स इस तरीके से पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट कर चुके हैं कोविड-19 के फॉर्म में, कोरोना वायरस के फॉर्म में, कि अब हर किसी को कोरोना वायरस तो पता ही पता है। बच्चे बच्चे को पता है कि भाई कोरोना वायरस नाम की कोई एक डिसीज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। इतने बड़े लेवल पे किसी भी वायरस ने आज तक पूरी दुनिया को एक टाइम पे अफेक्ट नहीं किया है। तो अब ये बात कॉमन कोल्ड और फ्लू से बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो ये लाइन तो आई थिंक अब हमेशा के लिए चेंज करनी पड़ेगी। बट क्या आपको पता है कि RH विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरसेस को कोई प्लेस नहीं दी गई है। क्यों पता है आपको क्यों? क्योंकि वायरसेस दे आर नॉट इवन ट्रूली लिविंग। बहुत आयरॉनिकल है कि वायरसेस दे आर नॉट इवन ट्रूली लिविंग। ये लिविंग भी नहीं है, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। तो एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा पार्टिकल जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, इट इज़ नॉट इवन ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसने पूरी ह्यूमैनिटी को घर पे बैठा दिया है। एक ऐसा पार्टिकल जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, जनरली जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, वो पार्टिकल ने पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरे ह्यूमन बींग्स को, पूरी अर्थ पे इस तरीके से इफेक्ट किया है कि बड़े से बड़े लोग अपने घरों पर बैठ चुके हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इन्हीं इंटरेस्टिंग पार्टिकल्स के बारे में कि क्या होता है इन वायरसेस में, जो कि इतने छोटे होने के बाद भी जो कि एक बैक्टीरिया से भी छोटा है और जो इवन ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, उसने किस तरीके से इस पूरी ह्यूमैनिटी को इतने बुरी तरीके से अफेक्ट कर दिया। तो चलिए आज इस सवाल को हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और जानते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं। व्हाट आर वायरसेस। तो अगर हम लोग वायरसेस की एक लिटरल डेफिनेशन की बात करें, अगर हम लोग बताएं कि वायरसेस क्या होते हैं, तो वायरसेस दे आर ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स which are characterized by having inert crystalline structure outside the living cell। दे आर ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स मतलब क्या है कि ये जो वायरसेस हैं दे आर नॉट इवन सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, ये सेल भी नहीं है, बट दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ये लिविंग सेल के बाहर एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, एक पार्टिकल के फॉर्म में होता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे हम लोग इसके बारे में। बट ये ए सेल्यूलर होने के बाद भी इतना खतरनाक पार्टिकल होता है कि वंस इट एंटर्स द लिविंग सेल, जैसे ही ये लिविंग सेल के अंदर जाता है, इट टेक्स ओवर द होस्ट मशीनरी। ये पूरे होस्ट की मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है। इस तरीके से टेक ओवर करता है कि पूरी मशीनरी पे इसका क्या हो जाता है, एक तरीके से कब्जा हो जाता है, और उस पूरी मशीनरी को अपने हिसाब से चलाने लगता है, अपने हिसाब से गाइड करने लगता है ना।
और इस तरीके से अफेक्ट करता है कि एक वायरस घुसता है लेकिन मशीनरी में, पूरी होस्ट में, लिविंग सेल के अंदर घुसने के बाद या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर घुसने के बाद ये उसकी पूरी मशीनरी को अपने कब्जे में कर लेता है और अपने ही पार्टिकल्स को और रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है, और भी वायरस पार्टिकल्स अपने जीनोम को ही रेप्लिकेट करता है और खूब सारे वायरस पार्टिकल्स बनाना स्टार्ट करता है। इस तरीके से पूरी होस्ट मशीनरी को क्या कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है। क्या कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई देखो, जब ये सेल के बाहर था, इट वॉज इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनर्ट गैसेस पढ़े ना, इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, दे आर नॉन रिएक्टिव, इनएक्टिव गैसेस, है ना, वो किसी से कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। बट जैसे ही ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जैसे ही सेल के अंदर पहुंचता है, बहुत तेजी से अपना काम शुरू करता है। इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, इट स्टार्ट्स टेकिंग ओवर द होस्ट मशीनरी। तो ये बाहर तो लिविंग नॉन लिविंग की तरह था, बट जैसे ही ये किसी होस्ट के अंदर जाता है, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म बन नहीं जाता है, बट इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। शायद यही वजह है कि वायरसेस को हम लोग बोलते हैं द कनेक्टिंग लिंक्स। दे आर कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन non-living and living. They are called connecting links between non-living and living. ये non-living और living के बीच में क्या है, एक connecting link है। क्यों? क्योंकि ये truly non-living भी नहीं है, ये truly living भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये होस्ट के बाहर होता है, देन इट बिहेव्स लाइक अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक पार्टिकल के फॉर्म में, एक सिंपल पार्टिकल के फॉर्म में रहता है। बट जैसे ही ये एक सेल के अंदर घुसता है, इट टेक्स ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट एंड इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, और इतनी तेजी से अपने आप को रेप्लिकेट करता है कि बहुत बार तो ये अपने होस्ट को मार डालता है। इट कॉजेज द डेथ ऑफ द होस्ट, host, and that is why the virus, they are also called as obligate parasites. They are called as obligate parasites. पैरासाइट समझते हो ना भैया, क्या होता है, व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स वो होते हैं, पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच टेक फूड एंड शेल्टर ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड लेते हैं और शेल्टर लेते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरीली, मतलब कि वायरसेस ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि होस्ट के अंदर तो लिविंग की तरह रहते हैं, बट होस्ट के बाहर दे आर नॉन लिविंग। इसीलिए कैसे हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। मतलब जब ये होस्ट के पास रहेंगे तभी ये लिविंग की तरह बिहेव कर पाएंगे, तभी ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तभी ये अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएंगे। अगर ये होस्ट के बाहर हैं तो ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको चाहिए होती है हेल्प किसकी, होस्ट की, टू डू ऑल दीज प्रोसेसेस। ठीक है ना। तो जैसे ही ये होस्ट के अंदर जाते हैं, ये काम शुरू करते हैं अपना रेप्लिकेशन का, अपने मल्टीप्लिकेशन का, बट होस्ट के बाहर ये सब ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज व्हाट, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वायरसेस के बारे में काफ़ी डिटेल में देखेंगे, जिसमें हम लोग कोरोना वायरस के बारे में भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। क्यों? क्योंकि अब एक बात तो आप लोग समझ लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो नीट का हो या चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो, अगर वायरसेस के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है तो बिना कोरोना वायरस को इंक्लूड करे क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ये चीज़ आप लोग इस चीज़ के लिए एकदम प्रिपेयर रहें। तो भले आपकी बुक में दिया है चाहे नहीं दिया, बट यू शुड नो द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस। तो इसलिए हम लोग पहले तो बेसिक देख रहे हैं कि व्हाट आर वायरसेस, इसके बाद हम लोग कोरोना वायरस का भी जिक्र करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग कुछ फैक्ट्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट द वायरसेस, तो ये जो वायरसेस, नेम वायरसेस जो था, मतलब वायरसेस का जो नाम दिया था, नेम वायरस वॉज गिवन बाय पास्चर। It was given by Pasteur. नाम वायरस, नेम वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस मीन्स venom और poisonous fluid। वायरस का मतलब होता है venom और poisonous fluid, and this name was given by Pasteur। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे
वो आए 1892 में. हिज नेम वॉज DJ इवानोस्की. DJ इवानोस्की. और इन्होंने देखा कि देयर वर सर्टेन माइक्रोब्स विच वर कॉजिंग द मोज़ैक डिसीज ऑफ टोबैको. टोबैको में मोज़ैक डिसीज कर रहे थे कुछ माइक्रोब्स. और फिर इन्होंने ये देखा कि दे वर एबल टू पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स. मतलब ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से क्या हो रहे थे, फिल्टर हुए जा रहे थे, जिससे ये समझ में आ गया कि इनका साइज क्या था, दे वर इवन स्मॉलर दैन बैक्टीरिया. तो ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे. और DJ इवानोस्की ने क्या बोला था, ये आए थे 1892 में. ये आए थे 1892 में. और इन्होंने कहा था कि मोज़ैक डिसीज ऑफ टोबैको इज कॉज्ड बाय वायरसेस. ये किससे हो रही है भाई, वायरसेस से हो रही है. सो मोज़ैक डिसीज ऑफ टोबैको के बारे में सबसे पहले किसने देखा था, DJ इवानोस्की ने देखा था. फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस पर फर्दर स्टडी किया एंड हिज नेम वाज MW बीजरिनेक. हिज नेम वॉज MW बीजरिनेक. और ये बाद में आए इनके, और इन्होंने 1898 में एक्सट्रैक्ट निकाला. इन्होंने क्या करा कि यही जो टोबैको प्लांट्स थे जिसमें मोज़ैक डिसीज हो रखी थी, इसी में से इन्होंने एक एक्सट्रैक्ट निकाला. ही टुक आउट द एक्सट्रैक्ट. और उस एक्सट्रैक्ट को इन्होंने जब दूसरे नॉर्मल प्लांट्स, हेल्दी प्लांट्स में डाला तो उनमें भी मोज़ैक डिसीज हो गई, मोज़ैक डिसीज ऑफ टोबैको हो गया. तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो एक्सट्रैक्ट था ये क्या था, ये इन्फेक्शियस था. ये कैसा था, इन्फेक्शियस था. और ये दूसरे हेल्दी प्लांट्स को डिसीज कर सकता है. तो इन्होंने इस एक्सट्रैक्ट को बोला था कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम. इसका क्या मतलब हुआ था, इसका मतलब था इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. मतलब जब इन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला, व्हेन ही टुक आउट द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज इन्फेक्टेड मोज़ैक डिसीज प्लांट्स, जिसमें मोज़ैक डिसीज हो चुकी थी जिन टोबैको प्लांट्स में से, उसमें से इन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला और जब उस पर हेल्दी प्लांट्स पे डाला तो हेल्दी प्लांट्स को भी क्या हो गई, मोज़ैक डिसीज ऑफ टोबैको हो गई. तो ही सेड कि ये जो एक्सट्रैक्ट था, ये एक्सट्रैक्ट कैसा था, ये इन्फेक्शियस था एंड इट कुड कॉज डिसीज टू द हेल्दी प्लांट्स. And therefore he named this fluid as Contagium vivium fluidium, which means infectious living fluid. इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जो काफ़ी बाद में आए. इन्होंने भी काफ़ी काम किया था वायरसेस पे. इनका नाम था WM स्टैनली. ये आए थे 1935 में. ये आए थे 1935 में. और इन्होंने कहा था, इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को आउटसाइड द लिविंग सेल. ही क्रिस्टलाइज्ड दीज वायरसेस. और इन्होंने कहा था कि दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड आउटसाइड द लिविंग होस्ट एंड दैट वायरसेस आर ऑब्लिगेट parasites. So these four scientists are very very important when we are talking about viruses. That the name virus was given by Pasteur. The virus means venom और poisonous fluid. उसके बाद है DJ इवानोस्की in 1892. इन्होंने मोज़ैक डिसीज ऑफ टोबैको के बारे में पता किया सबसे पहले. फिर उसके बाद है MW बीजरिनेक 1898 में. He said Contagium vivium fluidium by taking out the extract from the tobacco plants which infected tobacco plants, and he named this extract as Contagium vivium fluidium. And after that a scientist came called WM Stanley, and he said that the viruses could be crystallized outside the living host. मतलब हम इनका crystalline structure होता है और इनको हम outside the living host को बाहर इसको crystallize कर सकते हैं. So these were the 4 important scientists which are related to the discovery of viruses. हमारे जो साइंटिस्ट थे जो 1935 में आए थे जिनका नाम था WM स्टैनली, इन्होंने कहा था कि viruses could be crystallized and this virus crystals consist of largely of proteins. They contains largely of proteins. इसमें largely proteins होते हैं. But in addition to proteins, viruses also have a जेनेटिक मटीरियल. ये क्या होता है इसमें, जेनेटिक मटीरियल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है विच कुड बी
आरएनए और डीएनए। प्रोटीन्स के साथ साथ क्या क्या होता है भैया, या तो आरएनए हो सकता है या ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है। इट इज आइदर आरएनए और डीएनए, बट नो वायरसेस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। किसी भी वायरसेस में आरएनए और डीएनए एक साथ प्रेजेंट नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, प्रोटीन होता है और साथ में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। अभी क्या होता है, इस पूरे कंप्लीट पार्टिकल्स को हम लोग न्यूक्लियोकैप्सिड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोकैप्सिड। ये जो कैप्सिड है ये क्या है, ये प्रोटीन कोट है। ये क्या है, प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट को हम लोग कैप्सिड भी बोलते हैं। और न्यूक्लियो वर्ड आया है किससे, जेनेटिक मटेरियल में, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस पूरे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड। और अ कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज विरियन। विरियन किसको बोलते हैं, कंप्लीट वायरस पार्टिकल। कंप्लीट वायरस पार्टिकल को हम लोग विरियन या वायरियन भी बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड भी बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है इसकी अलग अलग सिमेट्री हो सकती है। इट कुड बी ऑफ डिफरेंट सिमेट्रीज, है ना। और उसके बेसिस पे हमारे पास 3 तरीके के वायरसेस होते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वायरसेस बेस्ड ऑन द सिमेट्री ऑफ दिस न्यूक्लियोकैप्सिड। इस न्यूक्लियोकैप्सिड की सिमेट्री पे, इस वायरियन पार्टिकल की सिमेट्री पे जो हमारा बेस्ड है क्या, कि 3 टाइप्स ऑफ वायरसेस होते हैं। एक होता है हमारा हेलिकल वायरस, एक होता है हमारा आइकोसाहेड्रल वायरस, एंड तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स वायरस। इसके बारे में बहुत डिटेल में तो आपको नहीं जानना है, बट स्टिल यू शुड नो द बेसिक्स दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायरसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री ऑफ देयर न्यूक्लियोकैप्सिड। सो हम बात करने जा रहे हैं किसकी, सिमेट्री ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड। सिमेट्री ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड की बात कर रहे हैं। इसके बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप्स के वायरसेस हैं। एक तो है हेलिकल वायरस, दूसरा है हमारे पास आइकोसाहेड्रल वायरस, और तीसरा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स वायरस। We have helical virus, we have icosahedral virus and we have complex virus। अगर आपने देखा हो तो जो हेलिकल वायरस है इसका डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखें, कुछ इस तरीके से इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है एनसीईआरटी में। इसका एग्जाम्पल है टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, ये जो प्रोटीन कोट है इसके छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, पूरे को क्या बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड इन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है, जिनको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। इनको क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। सो द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स, ठीक है ना। और अंदर होता है क्या, ये होता है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये अंदर है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, बाहर है प्रोटीन की कोटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, एंड द स्मॉलर यूनिट जिससे ये पूरा कैप्सिड बनता है, इट इज कॉल्ड कैप्सोमियर्स। एग्जांपल है टोबैको मोज़ैक वायरस। इस तरीके की हेलिकल सिमेट्री। ये कौन सी सिमेट्री है, दिस इज हेलिकल सिमेट्री। ये हेलिकल सिमेट्री है और इस तरीके के वायरस आप लोग देख चुके हैं टोबैको मोज़ैक वायरस के फॉर्म में। दूसरी हमारी सिमेट्री होती है जिसका नाम होता है क्या, आइकोसाहेड्रल। तो आइकोसाहेड्रल की अगर हम लोग बात करें तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। जो हमारा आइकोसाहेड्रल वायरस होता है, द आइकोसाहेड्रल वायरस, ये हमको कुछ इस तरीके का
कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, दिस इज आइकोसाहेड्रल, दिस इज आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। इसमें हमारे पास 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, फेस बनाते हैं। एंड वी हैव 12 वर्टिसेस, हमारे पास इसमें 12 वर्टिसेस होते हैं। सो वी हैव 12 वर्टिसेस एंड वी हैव 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, जिससे इसके फेस बनता है। बस इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है कि ये कैसा वायरस है। ये आइकोसाहेड्रल वायरस है। इसके पहले हेलिकल वायरस हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं तीसरी कैटेगरी के वायरस, जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स वायरस बोलते हैं। क्यों इनको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं? क्योंकि ये इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में पूरी तरीके से फॉल नहीं करते हैं। वो पूरी तरीके से हेलिकल भी नहीं होते हैं और पूरी तरीके से आइकोसाहेड्रल भी नहीं होते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल में बता भी रहा हूँ कि इसका एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। और वो कौन सा था, वो कौन सा वायरस था? आप समझ गए होंगे मैं कौन सा वायरस बना रहा हूं। इस तरीके का वायरस आप लोगों ने देखा होगा और इसका नाम क्या है? क्या है इसका नाम? इसका नाम है T4 बैक्टीरियोफेज। T4 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं अब इसके बारे में बात करेंगे, बट एग्जाम्पल अभी देख लो कि इसका नाम क्या होता है। इसका नाम होता है T4 बैक्टीरियोफेज। इसका ये जो आप हेड देख रहे हैं ये क्या है? हेड है। ये कैसा है? इसकी सिमेट्री कैसी है? आइकोसाहेड्रल। अभी हमने दिखाई थी ना इसकी सिमेट्री कैसी है? इसकी सिमेट्री है आइकोसाहेड्रल। बट इसका ये जो टेल वाला रीजन है, ये टेल फाइबर्स हैं, ये होती हैं टेल फाइबर्स और इसको बोलते हैं टेल। ये होता है कॉलर। ठीक है ना। तो ये जो टेल वाला रीजन है, यू कैन सी इट इज हेलिकल, इट इज हेलिकल इन सिमेट्री। तो ये पूरी तरीके से हेलिकल भी नहीं है, पूरी तरीके से आइकोसाहेड्रल भी नहीं है। ये दोनों का क्या है? कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है, एक दोनों का कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए T4 बैक्टीरियोफेज जो आते हैं या T4 फैमिली के जितने भी वायरसेस होते हैं, T4 में जितने भी रखे जाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये सारे किस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में आते हैं। बाकी सिमेट्री के बारे में आपको बहुत डिटेल में नहीं देखना है और आपको इसलिए ये बताया गया है क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए हुए हैं। तो T4 कम्स इन द कॉम्प्लेक्स सिमेट्री वाइल टोबैको मोज़ेक वायरस कम्स इन द हेलिकल सिमेट्री। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि भाई वो कौन से वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल जनरली होता है, वो कौन से वायरसेस होते हैं जिनमें डीएनए जनरली जेनेटिक मटेरियल होता है। तो भाई चलो देखते हैं। अगर एक बेसिक डिफरेंस की बात करें सेलुलर जीनोम और नॉन सेलुलर जीनोम में, तो वो ये होगा कि जो हमारा नॉन सेलुलर जीनोम दैट इज़ वायरस का जीनोम है, उसमें चारों वैरायटी पाई जा रही हैं। कौन सी चार वैरायटी की बात कर लें? चलो देख लो। तो वायरस जीनोम की अगर हम लोग बात करते हैं, वायरस जीनोम की हम लोग अगर बात करते हैं, तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जा सकता है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जा सकता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा सकता है एंड इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जा सकता है। तो वी हैव ऑल द 4 varieties ऑफ जीनोम, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जबकि चारों वैरायटी आपके सेलुलर जीनोम में प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है ना। अब ये होता क्या है कि कुछ जो प्लांट वायरसेस होते हैं, मतलब ऐसे वायरसेस विच अफेक्ट्स प्लांट्स, जो इन्फेक्ट करते हैं किसको? प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। जनरली, ये नहीं कह सकते कि सारे, बट हाँ जनरली दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कुछ वायरसेस जो कि एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं, उनमें सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर हम लोग ऐसे वायरसेस की बात करें जो कि किसको इफेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेजेस। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेजेस। जैसे कि हम लोगों ने T4 बैक्टीरियोफेज की बात करी थी। ये किसको इफेक्ट करता है? कौन से बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है? इट अफेक्ट्स एस्चुरिचिया कोलाई। ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसको इन्फेक्ट करता है ये। ठीक है ना। तो हमारे वायरसेस जो होते हैं ये सबको इन्फेक्ट करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो क्या हो? बैक्टीरिया हो। सो अगर वो
प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है देन इट इज नोन एज प्लांट वायरस, उसमें जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। अगर वो एनिमल को इफेक्ट कर रहा है देन इट इज नोन एज एनिमल वायरस, और एनिमल वायरसेस जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। और अगर हम लोग बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज विच अफेक्ट्स बैक्टीरिया दे आर जनरली कंपोज्ड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इनमें जनरली क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बट नो वायरस इज कंपोज्ड ऑफ बोथ आरएनए एंड डीएनए। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे वायरस की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोरोना वायरस। अब हम कोरोना वायरस की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा वायरस जिसने पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करके रखा हुआ है। आधी से ज़्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन को अपने घर पे बैठा के रखा हुआ है, वो भी 1, 2, 3 दिन के लिए नहीं बल्कि 2, 2, 3, 3 महीने से घर पे बैठा के रखा हुआ है। ऐसा क्या है इस वायरस में, ये किस वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, या क्या है, ये क्या होता क्या है, दिखता कैसा है, इसमें कौन सा जीनोम है, ये सब कुछ अब हम लोग देखने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको बेसिक्स पता है कि वायरसेस क्या है। सो नाउ यू शुड नो सम बेसिक्स अबाउट कोरोना वायरस ऑल्सो। तो अगर हम लोग कोरोना वायरसेस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट कोरोना वायरसेस में हमारे पास ये होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड ग्रुप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, जिसके अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें एग्जाम्पल आता है सार्स, we have SARS, we have MERS, and we have COVID-19। COVID-19 जो है इस समय पूरी दुनिया में तहलका मचा चुका है। वी हैव सार्स, वी हैव मर्स, वी हैव कोविड-19। सार्स क्या होता है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इवन कोविड-19 की भी बात करें तो ये इसी का स्ट्रेन है जिसका नाम क्या है, सार्स CoV-2। इसको हम लोग SARS-CoV-2 वायरस भी बोलते हैं, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये वायरसेस, ये कोरोना वायरसेस जो होते हैं दे जनरली इफेक्ट बर्ड्स एंड मैमल्स। ये बर्ड्स और मैमल्स को इफेक्ट करते हैं, बट जब ये एनिमल्स में, इनफैक्ट ह्यूमंस में जब इफेक्ट करते हैं तो दे कॉजेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जो कि सीवियर से माइल्ड हो सकती है। फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर हो सकती है, माइल्ड भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है ना। और हमारा जो सीवियर होता है, जो सीवियर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, उसका नाम क्या है, SARS-CoV-2 दैट इज कोविड-19। कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिसीज 2019, सिंस इट वाज दिस केम इनटू बीइंग इन 2019, तो कोविड-19 भी इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, नहीं तो क्या है, SARS-CoV-2 इसका पूरे स्ट्रेन का नाम है। और ये हमारी पूरे वर्ल्ड को इस समय अफेक्ट करके बैठा हुआ है ये कोरोना वायरसेस। अभी जब हम लोगों ने कोरोना वायरसेस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ बना के इसका हम लोगों ने देखा कि भाई ये दिखता कैसा है, तो हमें ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ा। हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ा। सिंस ये कुछ ऐसा रिजेंबल कर रहा था, ये जो सन की जो किरणें होती हैं, इसको ये जो निकलती हैं, इसको भी कोरोना बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। यू मस्ट नो दैट, आपको ये पता होगा कि ये जो इस तरीके से जो रेज निकलती हैं सन की, उनको कोरोना बोला जाता है। तो सिंस ये इससे रिजेंबल कर रहा था, इसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, कोरोना वायरस। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। और एक चीज़ और जो इसको ज़्यादातर वायरसेस से अलग करती है, दैट इट इज़ एनवेलप्ड वायरस। भाई देखो, ये नई चीज़ है तुम लोगों के लिए। होता क्या है, वायरसेस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एनवेलप्ड वायरस, एक होते हैं नॉन एनवेलप्ड वायरसेस। नॉन एनवेलप्ड वायरसेस में इस तरीके का एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता है। इस तरीके का एनवेलप क्या होता है, बेसिकली ये आपका मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो कि वायरस के न्यूक्लियोकैप्सिड को क्या करती है, बाहर से कवर करती है। तो जिनमें ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं एनवेलप्ड वायरसेस, जिनमें नहीं होती उनको बोलते हैं नेकेड वायरसेस। उनको क्या बोलते हैं, नेकेड वायरसेस।
वायरसेस। तो जो हमारा कोरोना वायरस है ये कैसा वायरस है? एनवेलप्ड वायरस है। और ये एनवेलप बनता कैसे है, क्या है, ये सब आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना जानना है कि वायरस, ये कोरोना वायरस जो है ये एनवेलप्ड वायरस है। ये इसके अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड प्रेजेंट है, इस एनवेलप के अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड प्रेजेंट है। और ये एनवेलप कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो स्पाइक्स जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, इनको बोलते हैं स्पाइक्स। एंड these spikes are mainly generally they are mainly made up of glycoproteins. They are mainly made up of glycoproteins. ये glycoproteins से बने हुए हैं। These spikes are generally made up of glycoproteins और इनको हम लोग पेप्लोमर्स भी बोलते हैं। इन स्पाइक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्लोमर्स भी बोलते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपको ये जो रेजेस टाइप की दिखाई पड़ रही हैं, बेसिकली दीज आर स्पाइक्स विच आर प्रेजेंट इन दी एनवेलप, जो कि एनवेलप में प्रेजेंट है। इन स्पाइक्स का काम होता है अटैचमेंट टू दी होस्ट सेल से अटैच करने में ये स्पाइक्स हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पाइक्स बने किसके हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हैं। इसमें क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है, ध्यान रखना, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है कोरोना वायरसेस। इनका नाम कैसे पड़ा ये भी आपको समझ में आ गया। ये कैसे वायरसेस हैं? एनवेलप्ड वायरसेस हैं। ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं। ये जो स्पाइक्स बने हैं किसके बने हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के बने हैं। दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स स्पाइक्स दे हेल्प द दीज वायरसेस टू अटैच टू द, किस पे? आपके होस्ट सेल पे अटैच करने में ये हेल्प करते हैं। तो आपको अब बेसिक्स पता हैं किसके? कोरोना वायरस के। सो नाउ यू नो द बेसिक्स ऑफ वायरसेस, कि ये वायरसेस क्या होते हैं। एंड ऑल्सो कोरोना वायरस के बारे में भी पता है आपको, ठीक है ना। तो कोरोना वायरस की तो हम लोगों ने बात कर ली। इसके अलावा और भी बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो कि ह्यूमंस में और प्लांट्स में अलग अलग डिसीजेस को करते हैं। और ये डिसीज़ेस काफ़ी नोन है, काफ़ी पता है आपको, चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो, चाहे वो मीज़ल्स हो, चाहे वो एड्स हो। एड्स भी किससे होता है? वायरस से ही होता है ना। एड्स के वायरस का नाम क्या होता है? HIV। एड्स के वायरस का नाम क्या होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है ना। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है ना। तो ये जितने भी वायरसेस होते हैं दे कैन अफेक्ट प्लांट। जैसे कि प्लांट में क्या करते हैं? टोबैको मोज़ैक डिसीज़ भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो जितनी डिसीजेस होती हैं, चाहे वो प्लांट में हो, एनिमल में हो, जिनका भी हमने नाम लिया, दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस। और एक डिसीज़ के बारे में तो इस बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, दैट कोरोना वायरसेस से जो होती है वो हमें डिसीज़ कैसी होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करते हैं ये, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को वायरसेस के बारे में काफ़ी कुछ अब पता चल गया होगा और कोरोना वायरस की भी बेसिक नॉलेज हो गई होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और भी कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। क्योंकि ये क्या होगा कि अब ये एक ऐसा टॉपिक हो गया है जो वर्ल्ड वाइड आगे आने वाले हर वायरस के क्वेश्चन अफेक्ट होंगे इस वायरस से। इसने इस तरीके का तहलका मचा दिया है। खैर, अब नेक्स्ट वीडियोस भी इसी तरीके के ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बनाते रहेंगे, हम डालते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरीके के इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता रहे।